नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। शिव जो शक्ति हैं, शिव जो शाश्वत हैं, शिव जो संपूर्ण हैं, वो शिव भी अब सियासत और सियासतदानों से बच नहीं पाए। जी हां, कोरोना के 2 साल के बाद शिव की आराधना और बारात को लेकर उनके भक्तों में उत्साह था कि तभी पलामू के पांकी बाजार में तोरण द्वार बनाने को लेकर विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया और फिर सड़क पर मानो संग्राम छिड़ गया हो। ईंट पत्थर से पूरी सड़क पट गई और फिर प्रशासन के पसीने छूट गए शांति की बहाली में। आक्रोश की आग पांकी तक ही सिर्फ नहीं रुकी, अब देवघर में भी प्रशासन की पाबंदियों ने शिव भक्तों को नाराज कर दिया है। आज बड़ी बहस में चर्चा इसी मुद्दे पर कि क्या झारखंड में शिव भक्त निशाने पर हैं। बहस की शुरुआत करें उससे पहले जरा सुनिए कि आईजी राजकुमार लकड़ा ने पांकी की घटना पर क्या कहा है। सरकार की तुष्टीकरण की नीति किसी भी सरकार के द्वारा अपनाई जाएगी। सभी पक्षों को समान दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। किसी को बेवजह संतुष्ट करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। झारखंड के देवघर में भी बिहार झारखंड से लेकर के तमाम लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। वहाँ भी जो कुछ सीमित तरीके से करने की तैयारी है, जो कहा जा रहा है शिव बारात को लेकर के महाशिवरात्रि के मौके पर, आप कैसे देख रहे हैं? उससे क्या क्या करनी चाहिए? नहीं, शिव जी की बारात तो लोग धूमधाम से निकालते हैं और आज से नहीं निकाल रहे हैं, बहुत दिनों से निकाल रहे हैं। धान पैदा नहीं करना चाहिए, आपस में मिलजुल करके अच्छे तरीके से निकालना चाहिए। कि इस तरह की बातें हो रही है जो आपत्तिजनक है, या बिना लाइसेंस के, यदि लाइसेंस की ज़रूरत थी तो बिना लाइसेंस के ये कार्य किया जा रहा है। इसकी जगह पर खुद मतलब अपने हाथ में विधि व्यवस्था को लेना ये सर्वथा अनुचित है। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय मैं करा दूं। प्रतुल शाहदेव, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तनुज खत्री, प्रवक्ता जेएमएम। राकेश सिन्हा, प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस के, और राजीव मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी लोगों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर तनुज खत्री आपसे, क्योंकि आपके ऊपर ही सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि धार्मिक आजादी, धार्मिक स्वतंत्रता, उसके ऊपर झारखंड में सीधे तौर पर चोट किया जा रहा है, उनके इस अधिकार का हनन हो रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने विभा जी की कुछ लोगों को, और उस कुछ लोग में भारतीय जनता पार्टी आती है। क्योंकि जब जहां जहां इनकी सरकारें नहीं होती हैं, उनके पास सिर्फ एक टूल बचता है कि किस तरीके से धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाए और लोगों की आस्था को सड़क पर लाया जाए। आज कोई त्योहार नहीं बचा है तनुज जी, ये राजनीति करने से पीछे नहीं हटते। तनुज जी, मैं माफी के साथ टोक रही हूं क्योंकि मैं विषय से विषयांतर होने नहीं देना चाहती हूं। मेरा सवाल इसलिए क्योंकि ये चर्चा हम बीजेपी या जेएमएम के लिए नहीं कर रहे हैं, ये चर्चा आम लोगों की धार्मिक आजादी के लिए है, शिव भक्तों के लिए। और भक्ति का कोई एक स्वरूप या एक धर्म नहीं होता है, भक्त कहीं भी हो सकते हैं। किसी की भी धार्मिक आजादी ही है, उसका हनन नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल इसलिए कि आखिर जो घटना पांकी में हुई, वहां पर बीजेपी थी या पांकी के लोग थे या वहां शिव भक्त थे, आखिर था कौन? बिल्कुल, वहां पे सिर्फ और सिर्फ पांकी के लोग थे, पांकी की जनता थी। लेकिन इसको राजनीतिक रंग देने का काम कौन करता है? घटना आज क्यों उत्तराखंड हुई? में ये घटना क्यों हुई? रंग बाद में देखेंगे, पहले घटना क्यों हुई? देखिए, कोई भी घटना क्यों हुई का अगर आप जवाब लीजिएगा तो उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, और घटना करने वाला भी कोई किसी धर्म और जाति का नहीं होता है। कुछ लोग हर तरफ होते हैं जो इस तरीके से भावनाओं से खेलने का काम करते हैं। जब जब रामनवमी आती है, जब जब अब तो शिवरात्रि, कम से कम ये अछूता था, लेकिन इसको भी राजनीतिक रंग देने का काम किया गया। हम इसके खिलाफ हैं। और जहां तक पांकी की घटना के बारे में आप पूछ रही हैं, लगातार वहां ने प्रशासन ने रोकने का काम किया। कोई वहां पे ये नहीं कह रहा है जाकर के या पक्ष का नेता की गोली मारो। मैं वो शब्द नहीं ले पा रहा हूं जो दिल्ली में बोला गया था भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा। मतलब एक जगह कोई घटना होती है तो हम उसके जैसा ही कर दें, ये हम मैसेज देना चाहते हैं। मैं सुन नहीं पाया, क्या कहा आपने?
मैं ये कह रही हूं तनुज खत्री जी कि आखिर जिस शांति समिति की बैठक अब हो गई, जब हिंसा हो गई, पत्थरबाजी हो गई, चाहे वो शिव भक्तों पर हुई हो, शिव की आराधना के लिए तोरण द्वार बनाया जा रहा था उन पर हुई हो, या फिर किसी और धर्म की अगर कोई धार्मिक आयोजन होती है उनके ऊपर हो जाए, मेरा ये कहना है कि ये इनिशिएटिव पहले क्यों नहीं लिए जाते हैं? वहां पर आपको लैप्सेस नहीं दिख रहे? निश्चित रूप से जहां पर भी अगर कोई गलती हुई है तो प्रशासन, जब घटना हुई प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए धारा 144 लगाने का काम किया। अब इस पर भी अगर सवाल उठेगा कि क्यों ऐसा किया, तो क्या उसको हम नहीं बनने देंगे गुजरात, उसको हम नहीं बनने देंगे महाराष्ट्र, उसको हम उत्तराखंड नहीं बनने देंगे, कर्नाटका नहीं बनने देंगे? जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां भी वो करवाते हैं, और जहां नहीं है, मैं दोहराऊंगा कि एक और आखिरी टूल बचता है जो है धर्म, और उसको बचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार करेगी। हम इनके किसी भी मंसूबे को सफल नहीं होने देंगे। इसी बात पर मैं आना चाहती थी कि लोगों की उस आजादी को, लोगों की उस अभिव्यक्ति को न दबाया जाए जिसमें धार्मिक आजादी भी आती है। लोग अपनी अपनी इच्छा से अपने अपने धार्मिक आयोजनों में शामिल होना चाहते हैं। दुख आपको भी होगा कि धारा 144 अगर लागू हो गई तो फिर वो शिव भक्त जो निकलते हैं बारात, उन बारातों को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं, वो आखिर कैसे इकट्ठा होंगे, वो कैसे देखेंगे? अब 1 साल और इंतजार कर लीजिए और अगली बार भी ऐसे हालात नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी विषय को समझने की जरूरत है विभा जी कि यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। उसको अगर त्योहार मनाने में दिलचस्पी होती तो आज कोई नहीं, अनादिकाल से यह परंपरा चल रही है। खुद आप देखिएगा कि कैसे रांची के अंदर में माननीय स्वयं मुख्यमंत्री उस बारात में शामिल होंगे, और जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी शामिल होते थे। और बाबा धाम जाते हैं, देवघर में जाकर के भोलेनाथ की पूजा करते हैं। फिर देवघर में भी प्रतिबंध, और उसको लेकर भी अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया। प्रतुल शाहदेव जी से मैं जान लेती हूँ। प्रतुल शाहदेव जी, आप धार्मिक भावनाओं को छेड़ देते हैं, आप लोगों की आस्था को बिंदु में ला करके उसे लोगों के जहन में डाल देते हैं, क्योंकि यहां तो कानून व्यवस्था की दलील दे रहे तनुज खत्री जी कि कानून व्यवस्था बनाना पहली जिम्मेदारी है, पहली प्राथमिकता है। विभा जी, सबसे पहले मैं आपको जो देवघर के एसडीओ हैं उनका जारी किया हुआ ये पत्र दिखाता हूं, जिसमें उन्होंने महाशिवरात्रि के दिन, शिव बारात के दिन धारा 144 और प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जो है वो लागू कर दिया। अब ये कौन सा लॉजिक है? इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि जो शिवरात्रि में झांकियां लगेंगी उसका साइज भी निर्धारित कर दिया। पर आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं जिस सरकार के न्यू ही तुष्टिकरण पर पड़ी हो? कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स के ऊपर थूका गया, कोरोना के कार्य जो डीएसपी इन्फोर्स करा रहे थे सीआरपीएफ के, उनको मारकर सर फोड़ दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। दुर्गा पूजा में दुर्गा देवी की प्रतिमा पे इन्होंने प्रतिबंध कर दिया कि इतने बड़ी से ज्यादा नहीं हो सकती, बिना मांग के विधानसभा में नमाज स्थल दे दिया। उसके बाद विरोध करने निकलने वाले लोगों पे फर्जी मुकदमे किए। तो ये तमाम तरह की चीजें जो थी ये हमेशा ये करते रहे हैं। और उर्दू विद्यालय जो है प्रदेश में, जो सरकारी स्कूल थे, सामान्य स्कूल, उनको बहुत सारे स्कूलों को उर्दू विद्यालय का दर्जा दे दिया, प्रार्थना की पद्धति बदल दी गई। तो हेमंत सोरेन के सरकार में जिस तरीके से वोट बैंक की राजनीति के तहत एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, ये अपने आप में शर्मनाक है। मैं आपको बताऊं पांकी में क्या हुआ। पांकी में जिस जगह पे ये घटना हुई उसको मस्जिद चौक कहते हैं। वो एक बहुत ही सेंसिटिव जोन है साहब। देवों के देव महादेव की बारात निकल रही है, लोगों ने तोरण द्वार लगाए बारात का स्वागत करने के लिए। उसमें कुछ असामाजिक जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने आकर ऑब्जेक्शन किया, तोड़फोड़ करने की कोशिश की, उसके बाद भिड़ंत हो गई। और आप बताएं ये सुनियोजित साजिश नहीं थी तो और क्या थी? पेट्रोल बम कैसे तुरंत में आ गए और पुलिस और जो भीड़ थी, एक विशेष समुदाय पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। ये कौन सी बात आप कर रहे हैं? और प्रोएक्टिव पुलिसिंग कहां हुई साहब? शांति समिति की बैठकें तो ऐसे त्योहारों के पहले आयोजित की जाती हैं। और हम सबको यही सवाल था प्रतुल शाहदेव जी, मेरा यही सवाल था कि जनप्रतिनिधि सिर्फ इसलिए नहीं होते हैं ना कि आप चुनाव के वक्त में लोगों के बीच जाएं, वोट की अपील करें। आप उस वक्त क्यों नहीं पहले खड़े होते हैं जब आपको पता है कि हालात बिगड़ सकते हैं, या उसका अंदेशा आपको जरा भी लगता है 1% की भी अगर गुंजाइश दिखती है तो ये इनिशिएटिव पहले क्यों नहीं लिए जाते हैं? चाहे वो किसी भी दल के विधायक हो, नेता हो, मंत्री हो, किसी की भी तरफ से इनिशिएशन क्यों नहीं?
और विभा जी, इससे पहले पुलिस डिप्लॉयमेंट हो जाता है, वो सिर्फ शिवरात्रि के दिन नहीं होता है। आप देखेंगे फ्लैग मार्च निकालती है पुलिस किसी भी त्योहार के पहले, शांति अमन के लिए बैठकें करती है, माहौल बनाया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा क्यों हुआ? क्यों हेमंत सोरेन सरकार में कुछ जिहादी मानसिकता, और मैं कुछ शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया है? ये इसलिए कि ये सरकार तुष्टीकरण पर बढ़ी है। आपको याद होगा, हिंदू फल दुकान लिखने पे जेल भेज दिया गया और बगल में मुस्लिम होटल चल रहा था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उर्दू को मुख्य भाषा में शामिल कर दिया गया, हिंदी को बाहर कर दिया गया। एक आईएएस अफसर ने सीना ठोक कर कहा मैं मुस्लिम अधिकारी हूं, और एक विधायक को नसीहत दी कि आप मुसलमानों के वोट से जीतते हैं, तो थोड़ा संभल के बोले विधायक जी। देखिए विभा जी, क्या है ना, मैं अपने समय में बोल रहा था। तनुज जी आपको पूरा वक्त मिला, आपको पूरा वक्त मिला। अब प्रतुल शाहदेव जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, अब तक मैं पहुंचूंगी और फिर जवाब देंगे, क्योंकि चर्चा की जो बातें हैं अगर वो लोगों तक पहुंची नहीं तो फिर इस चर्चा का कोई मतलब नहीं है। विपक्ष की आवाज दबानी नहीं चाहिए। प्रतुल जी 10 सेकंड आप अपनी बात कंप्लीट करें, मुझे दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है। 10 सेकंड। बिल्कुल, देखिए ये वही सरकार है जिसमें रुपेश पांडे की मॉब लिंचिंग हो जाती है, रूबिका पहाड़िया के साथ दर्दनाक हादसा होता है। ये वही सरकार है जहां तमाम चीजें होती हैं। और देखिए ये फिर से बोल रहे हैं, लेकिन इनका एक विशेष समुदाय के प्रति प्रेम समाप्त नहीं होता। अरे शर्म करो सरकार, महाशिवरात्रि के दिन 144 लगा दिया, देवघर में आपने 144 लगा दिया, कुछ तो शर्म करो। देवों के देव शिव जो है वो आराध्य देव है, आदिवासियों के, मूलवासियों के, तमाम सनातनियों के। आपने उनके बारात के दिन, महाशिवरात्रि के दिन 144 भारतीय जनता पार्टी के नेता लिखते रहते हैं, बलात्कार के आरोपी रहते हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए। सरकार वो, अब देख लीजिए, आप लोगों को जनता के मुद्दों से कोई इत्तेफाक लगता नहीं है। मुझे आप लोगों के की चर्चा के इस तरीके से मुझे लगता नहीं है कि आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिर किसी की भावनाएं क्यों ठेस पहुंचे उसे। अगर हम माहौल बना सकते हैं, हम सुरक्षा दे सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए उस शिव बारात को, जिसे देखने के लिए लोगों ने सालों इंतजार किया है। और इसके बाद दूसरे भक्ति के जो धार्मिक आयोजन होंगे उसे लेकर के भी हमें आगे बढ़कर इस तरह की कोशिश करनी चाहिए। वो आप लोगों के इस चर्चा में दिखती नहीं है। मैं रुक करूंगी राकेश सिन्हा जी का, प्रदेश महासचिव है कांग्रेस के। राकेश सिन्हा जी को जरा विंडो में लाया जाए। राकेश सिन्हा जी, आपको क्या सचमुच राजनीतिक पार्टी के हिसाब से नहीं, राजनीतिक दल के तौर पर नहीं, आम जनता की भावनाओं के लिए, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपका दायित्व तो पहले आम लोगों के लिए ज्यादा है और सभी को एक निगाह से देखना जरूरी है, तब शायद आप उसके साथ न्याय कर पाएंगे। आपको लगता है कि पांकी में जो हुआ या देवघर में जिस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं या जिस तरह की रोक लगाई गई है, ये कुछ लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, वैसे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है जो ये कहते हैं कि सर्वधर्म संभाव, हम इस विश्वास के साथ आगे चलते हैं? विभा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी एक गुजारिश भी होगी कि मैं डिबेट को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुन रहा था और मैं बीच में किसी का टोका टोकी नहीं किया, और मुझे आशा भी है कि जब मैं बोलूँगा तो मेरे मित्र बीच में नहीं टोकेंगे। मैं 2 मिनट थोड़ा विषय वस्तु से हट करके कुछ जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल। हमारे भाई ने बहुत तुष्टीकरण, उर्दू, हिंदू, मुस्लिम, बहुत सारी बातें कही, बहुत ज्ञान वृद्धि जो है राज्य की जनता का और देश का जनता का इनके और आपके माध्यम से हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ सिर्फ कि जब संसद से चंद फलांग की दूरी पे संविधान की प्रतियां फाड़ी जा रही थी, संविधान की प्रतियां जलाई जा रही थी, तो कहां थे इनका तुष्टीकरण? जब महात्मा गांधी, फिर विभा जी मैंने किसी का लेकिन हम झारखंड के लोगों को मैंने कहा बहुत समय हमारे पास होता है, आपको भी पता है। मैं समझ रही हूँ कि आपके पास बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन सीमित समय के अंदर अगर हम किसी निष्कर्ष तक निकल पाए तो हमारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि मैं विषय वस्तु से थोड़ा 2 मिनट अलग इनके बातों का जवाब दूं। और ये नहीं होता, ये पार्शियलिटी नहीं होगी। प्रतुल शाहदेव जी, आपको वक्त मिला था, आप राकेश सिन्हा जी की बात को भी जरा सुनिए, सुनेंगे तो जवाब दे पाएंगे बेहतर तरीके से। पहले जरा सुन लीजिए,
को जवाब देना होगा। जरा सुन लीजिए, सुनने की भी आदत होनी चाहिए, क्योंकि फिर हमसे ज्यादा तेज ये नहीं बोल पाएंगे। नहीं विभा जी, नहीं, फिर हमसे ज्यादा तेज ये नहीं बोल पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डिबेट की मर्यादाओं को भंग न करे, इसलिए कि ये लोग फंसे हुए लोग हैं। अगर तुष्टीकरण का शब्द नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म नहीं होता। तुष्टीकरण का अगर शब्द नहीं होता तो भाजपा का जन्म नहीं होता। क्या बात ये लोग करते हैं? बिन बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने ये जाए, बिन बुलाए नवाज शरीफ के घर पे जाकर के सारी चलिए पाकिस्तान को देख लिया हमने, संसद तक भी घूम कर आ गए। अब जरा पाकी वापस लौट आते हैं। पाकी और देवघर की जो इस वक्त स्थिति है, लोग ये आप पर बड़े भरोसे और यकीन के साथ नजर लगाकर बैठे होते हैं कि शायद हमारे ये जनप्रतिनिधि हमारे लिए कुछ कर लेंगे। जरा उस बात पर भी ध्यान दीजिए। मेरा ये कहना है कि अगर दुमका में जो घटनाएं हुई, मंदिर के प्रांगण में मांस फेंक दिया जाता है, हजारीबाग देख लीजिए, पलामू देख लीजिए, चतरा देख लीजिए, लोहरदगा देख लीजिए, तमाम घटनाओं का मैं जिक्र कर रही हूं। और मैं ये जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि जनता के मुद्दों को उठाना जरूरी है। अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं और उनमें गिरफ्तारियां होती, कार्रवाई सख्त तो होती, तो मैं ऐसी मानसिकता के लोगों को बहुत जोर देकर यह बात कह रही हूं कि वो किसी धर्म के नहीं होते हैं, वो किसी भी धर्म के नहीं होते हैं, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच अशांति पैदा करना होता है। इसलिए जरा इस बात को आप लोग भी समझिए कि उसे किसी धर्म या जाति या पार्टी से जोड़कर मत देखिए। मैं फिर से एक ही प्रश्न कर रहा हूं, इन लोगों पर अगर कार्रवाई होती तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। क्यों 144 लगा? क्यों इन्होंने 5 से ज्यादा लोगों को एक जगह जमा होने पर प्रतिबंध लगाया? क्या यह तुष्टीकरण नहीं है? क्या आपने ताजिया के जुलूस की झांकियों पर कभी प्रतिबंध लगाया है? चर्चा के लिए वो चर्चा शायद ना हो पाए। देखिए बीच में टोका टोकी करके ये अपने पास वक्त बहुत सीमित है। बार बार ये बात मैं कहती हूँ कि सार्थक चर्चा कर लीजिए, सार्थक बातों को रख लीजिए। बड़ी उम्मीदों के साथ आप लोग देखते और सुनते हैं। तो पूरे धूमधाम से भाजपा का यही चाल और चरित्र है। चलिए मैं राजीव मिश्रा जी का रुख करूंगी और चाहूंगी कि आप में से कोई भी, जब वक्त उन्हें दिया जा रहा है, जब उनसे बात की जा रही है, तो बीच में टोका टिप्पणी ना करें। राजीव मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त क्या किया जाना उचित है, क्योंकि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और किसी भी धर्म के किसी भी लोग के समुदाय को उसकी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो। क्या होना चाहिए इस वक्त? दलीय तमाम दलों के साथ मैं कहती हूं कि तमाम दल जो हैं वो दल की राजनीति से जरा आगे बढ़कर सोचें, क्या होना चाहिए कि सबकी भावनाएं भी सुरक्षित रहें, लोगों के अंदर विश्वास बना रहे। विभा जी, यहाँ पे झारखंड से अलग हट के बहुत तरह के हर जगह की मुद्दे की बात हो रही है। सबसे पहले अगर शिव की हम बात कर रहे हैं तो जहाँ शिव बारात हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक गरिमा का प्रतीक है, इस मौके पर सिर्फ और सिर्फ एक के का जहाँ भाव हो तो वहाँ शिवत्व का बोध होता है। और इस बारात का आयोजन इसी के लिए होता है जो पूरे समाज को एक सूत्र में बांधता है। हमारे राजनीतिक पार्टी के मित्र इन मुद्दों से भटक जाते हैं। मुझे वहाँ की थोड़ी सामाजिक स्थिति को समझनी पड़ेगी, अभी के वर्तमान घटना को समझना पड़ेगा और पहले से क्या होते रहा है उसको देखना पड़ेगा। अभी तोरण द्वार सिर्फ लगाने के, ये बात तोरण द्वार की नहीं है, ये मानसिकता की बात है, कुछ लोगों की, चंद लोगों की मानसिकता की बात है। अगर शिव की बारात निकल रही है और वहां तोरण द्वार लग ही जाता है तो क्या हो जाएगा? जिस चौक की बात हो रही है, आप अगर पांकी के उस क्षेत्र को समझिए, अगर हम पलामू की ओर से जा रहे हैं, डाल्टनगंज की ओर से जा रहे हैं और उस चौक को बाजार है, बाजार के बाद वो चौक है, जिस चौक के बाद जहां पे ये घटना हुई है वहां से वो सड़क निकलती है लावालोंग की तरफ, ठीक है? और उस सड़क पे उसी पे वहीं पे मस्जिद है। आए दिन हर जुम्मे से लेके हर आयोजन पे वो लोग वो सड़क को जाम करके अपना कार्यक्रम करते हैं, कभी कोई परेशानियां नहीं होती हैं। इस बार सिर्फ और सिर्फ ये मंगलवार की घटना है जब वहां पे तोरण द्वार लगाने के लिए लोग आए। वो आने वाले लोग न किसी राजनीतिक दल के थे और न किसी समुदाय विशेष जिसको कहा जा रहा है ये और वो वहां के लोग थे और शिव के भक्त थे।
जब ये काम उन लोगों ने शुरू किया तो उसके बाद कुछ लोग आए, चंद लोग आए और आकर उसका विरोध किया। सच सवाल यह है कि उसी समय प्रशासन को एक्टिव होना चाहिए था। प्रशासन को यह सूचना मिली है और प्रशासन अगर उस समय एक्टिव हो जाता तो इतनी बड़ी चीजें नहीं होती। यानी राजीव मिश्रा जी, लापरवाही प्रशासन की तरफ से हुई और उसी की वजह से घटना नहीं, इस तरीके से लापरवाही शुरू में हुई, बाद में प्रशासन ने इस घटना को संभाल लिया। नहीं विभा जी, एक प्रश्न विभा जी, मैं जो बातें बता रहा हूं उसमें ये सोचना ज्यादा जरूरी है। में पुलिस पहले से गश्ती नहीं बढ़ाती क्या? पहले से पुलिस का डिप्लॉयमेंट नहीं होता? हमेशा प्रोएक्टिव डिप्लॉयमेंट होता है, लेकिन जानबूझकर तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए जब राजा राजधर्म भूल जाएगा, सबसे बड़ी बात जो है अभी शांति समिति की बात हो रही है, समुदायों को उस समय शांति से देखते हैं और हमारा मानना है कि जब राजा माफी के साथ मैं आप सभी को रोकना चाहूंगी, वक्त हमारे पास सीमित था, जिसे लेकर बार बार मैं आपसे आग्रह कर रही थी कि चर्चा अगर हम अपने विषय के पास रहकर करें और ये कोशिश करें कि जो स्थितियां हैं वो सामान्य भी हो जाएं और किसी की धार्मिक भावना भी ठेस न पहुंचे, इसकी कोशिश चर्चा के दौरान राजनीतिक दलों की तरफ से होनी चाहिए, तब तो आप इलाके में जाकर कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।